हेलो, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कैसे हो आप सभी लोग? देखो, मैंने आपको बताया था कि हम एक 10th की सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम टोटल 14 प्रश्नावलियों को करेंगे, जिनको अपन केवल ब्लूप्रिंट के अनुसार वही क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा में अपने बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कोई भी स्टूडेंट आपके जानकार है तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। और देखो, टाइम बचाते हुए अपन सीधी क्लास पर चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, वास्तविक संख्या हमारी 4 अंक की है, जिसमें हमें एक क्वेश्चन पूछेगा, वो वस्तुनिष्ठ अंक का पूछेगा, जिसमें हम मैसे का कॉन्सेप्ट सीखेंगे क्योंकि उसमें मैसे ही पूछना है अपने को। और साथ में देखो, अपने मैसे के साथ अपन एलसीएम भी सीख सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखने के लिए केवल कि भाई मैथ से नहीं पूछ के यदि एलसीएम पूछ ले तो कैसे करेंगे। और देखो, एक एक अंक का आएगा, उसमें हम अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे, और दूसरा एक अंक है उसमें अपन अपरिमेय सिद्ध करना सीखेंगे। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। आपको इसको याद रखना है कि ये चीज़ें हमें प्रश्न पूछेगा कि एक ऐसे पूछेगा या अभाज्य गुणनखंड पूछेगा या अपरिमेय सिद्ध करना हमें पूछेगा। आगे की बात देखना, जैसे थोड़ा सा अपन नॉर्मल जानकारी लेते हैं तो अपने को पता है कि वास्तविक संख्याएं, वैसे डिटेल जानकारी नहीं दूंगा मैं, केवल परीक्षा के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे अपन। वास्तविक संख्याएं वैसे दो प्रकार की होती है, एक कौन सी, जो परिमेय संख्याएं, और दूसरी अपरिमेय संख्याएं। अब देखो, जो परिमेय संख्याएं होती है ना, उसको मतलब आप ये समझो कि जिनको अपन पूर्णांक बटा पूर्णांक लिख सकते हैं। अब पूर्णांक बटा पूर्णांक इसलिए बता रहा हूँ कि इससे थोड़ा और अच्छा समझ में आए। पूर्णांक का मतलब इसको यदि ऊपर वाले को पी माने, नीचे वाले को क्यू, तो जिनको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ लिख सकते हैं। लिख सकते का मतलब ये हुआ, जैसे 2 है तो 2 को भी अपन 2/1 लिख सकते हैं, वो संख्याएं परिमेय हो जाएगी। अपरिमेय में क्या होगा कि जिन संख्याओं को अपन पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। और वैसे आपने जब 9th क्लास पढ़ी है तो आपने शांत अशांत के रूप में भी पढ़ा है, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जैसे देखो, अपरिमेय संख्या आप ये देख लो कि वो संख्या जो रूट के अंदर बच जाती है। तो अपने शॉर्ट अलग तरीके से सीख रहे हैं इसको, यानी जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं एक तरीका अलग बता रहा हूँ। यानी जिन संख्याओं को लिख सकते हैं वो तो कौन सी हो गई, जिनको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो तो कौन सी आ गई, परिमेय संख्याएं। और ऐसी संख्याएं जिनमें रूट बच जाता है, रूट बचने का मतलब ये हुआ, जैसे आपके पास आया √4 आया, 4 का वर्गमूल करोगे आपके तो 2 आ गया, तो अंडरूट बच नहीं रहा ना स्क्वायर रूट वाला, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है ना। इस बात का ध्यान रखें। तीसरी देखो, जो प्रश्नावली में अपने काम आएगी, वो आएगी परिमेय अपरिमेय तो आएगी, और फिर आएगी एक अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। प्राकृत संख्याएं होती है, उनके 2 प्रकार होते हैं, भाज्य और अभाज्य। तो हम पढ़ रहे हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य पढ़ लेंगे तो भाज्य अपने को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर क्या होती है, देखो प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं। देखो, अभाज्य संख्याएं वो होगी ऐसी संख्या जिनमें खुद का ही भाग जाता हो, खुद का ही भाग जाए। मैं तरीका वही लिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट का, जिससे आपको अच्छे से पता चले सभी को, यानी खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए। जैसे 1 है तो 1 तो न तो भाज्य है न भाज्य है, इसको तो याद ही रख लो, एक न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है, एक न तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है। इस चीज़ का आप लाइन को याद रखो कि एक न तो भाज्य है और न अभाज्य। आगे देखना, एक के आगे देखो, 2, 2 में खुद का ही भाग जाता है, एक का काउंट नहीं करेंगे अपन, एक का किसी में भी भाग जाए। 2 बाद में 3, फिर 5, फिर 7। देखो 4 क्यों नहीं लिया, 4 में 2 का भी भाग जा रहा था, दूसरी संख्या का भी भाग जा रहा था, यानी जिनके टुकड़े ना हो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिनके टुकड़े न हो, उन संख्याओं को अपन कौन सी बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, इसके बीच में जो भी संख्या मैं छोड़ रहा हूँ ना, वो सब कौन सी है, भाज्य में। एक बार आपको पूरी संख्या लिखा देता हूँ, देखो 17 बाद में 19, 23, एक बार देख लेना इन सबको, 29, फिर आ जाएगा 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101 और 103। अब देखो इसे आगे चलती रहेगी, 107, 109। अब मैंने इतनी इसलिए लिखाई है कि आप जैसे देखोगे कि आपके जो कुछ क्वेश्चन है उसमें 101 काम आ रही है,
तो एक बार इनको याद नहीं रखना, सरसरी नज़र से निकाल लो दिमाग से कि 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे नज़र से निकाल लो इनको, जिससे क्या होगा कि जब भी क्वेश्चन में काम आएगी तो अपने वहाँ तुरंत देख लेंगे अपन। अब देखो अभाज्य संख्याएं कौन सी हुई, तो भाज्य कौन सी होगी, जो ये इनमें से नहीं आ रही वो भाज्य संख्या होगी। एक कॉन्सेप्ट। दूसरा एक कॉन्सेप्ट देखो अपने और काम आएगा कि अपने आएगी सहभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या है, सहभाज्य संख्या। तो देखो सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या कोई सिंगल संख्या नहीं होती। यदि दो संख्याएं हो, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। देखो को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे दो संख्याएं ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, यानी उनका जो एचसीएफ है ना वो कितना हो, दो संख्याएं जिनका ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना हो, एचसीएफ 1 हो, उनको अपन बोलेंगे को प्राइम नंबर। जैसे देखो, जैसे आपको कोई संख्या मिली 8/12 मिली, आप क्या करते हो, इन संख्याओं को आप ऐसे थोड़ी छोड़ते हो। जब भी इनमें संख्या मिलती है तो आप क्या करते हो, इसको को प्राइम नंबर में बदलते हो, यानी इनका जब तक ये कट रही है उनको काटते हो आप। तो 8 में 4 का भाग कितनी बार गया, 2 बार। 12 में 3 बार। अब ये 2 और 3 आप देख रहे हो, तो 2 और 3 क्या है, को प्राइम नंबर। जैसे मैंने लिखा 4/9, तो 4/9 में देखो 4 में 9 में कुछ कॉमन है कि 4 2 गुणा 2, 9 3 गुणा 3, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन कुछ नहीं होता है तो एचसीएफ 1 होता है, और जब एचसीएफ 1 होता है अब 4 और 9 को भी अपन क्या बोलेंगे, सहभाज्य संख्याएं बोलेंगे। ये कॉन्सेप्ट भी अपने आगे काम आएगा। एक जो देखो पूर्णांक बटा पूर्णांक जो अपन ने लिखा था उसको परिमेय बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। वैसे परिमेय संख्याओं को अंश बटा हर में लिख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पूर्णांक बटा पूर्णांक वाला कॉन्सेप्ट काम लेंगे। तो यदि इतनी बात आपको आ रही है तो अब अपन चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक तो अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए, एक सहभाज्य संख्या। मैं बात अभी यहाँ उतनी ही कर रहा हूँ जितनी अपने काम आएगी, यानी टाइम बचाते हुए परीक्षा के लायक ही अपन बात करेंगे। तो देखो आगे चलते हैं अपन। तो मैं अब क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे वस्तुनिष्ठ कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी लेंगे और इनकी प्रैक्टिस भी आप करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने साथियों को भी ज़रूर भेजें। देखो आगे की बात सुनना। हम पहला क्वेश्चन पे चल रहे हैं कि आपको बताना है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रश्न है 1 अंक का, अति लघुरात्मक प्रश्न। फिर मैं वस्तुनिष्ठ भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने को अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए कि घातु के रूप में लिखना है। ये जो संख्या दे रखी है उसके अभाज्य गुणनखंड के घातु के रूप में लिखना है। तो आपको अभाज्य गुणनखंड के लिए अभाज्य संख्याएं बताओ। पहले क्वेश्चन में डालो 82 32 अभाज्य गुणनखंड के करने का तरीका। फिर देखना आपको ये पता होना चाहिए केवल बस की अभाज्य संख्या कौन सी है। देखो 2 3 5 7, तो इनका भाग देंगे अपन। 2 3 5 7, तो देखो 2 का भाग दिया। 2 का भाग कौन सी संख्याओं में जाता है, जिनका लास्ट का अंक 0 2 4 6 8 हो। 3 का भाग जिनके अंकों के योग में जाता हो तो संख्या में भी जाएगा। 5 का भाग लास्ट का अंक 0 हो और 5 हो। 7 का भाग में थोड़ा क्या करते हैं, लास्ट का डिजिट है ना उसको उठाते हैं और उसको 2 से गुणा करके माइनस करते हैं। तो 7 का यदि आपको याद नहीं रहा आप भाग ही दे लेना। देखना बात, 2 का भाग दिया। आप देखो किसी को कुछ भी नहीं आ रहा साइड में ले और भाग दे, बस 2 का भाग दे दो ऐसे। वैसे सीधा दिया तो 4 बार 1 और इधर 3 उतार लिया 1 और 16 बार 41 16 बार चला गया। फिर से 2 का भाग दिया, पीछे 6 है ना तो 2 का जाएगा। तो 2 1 उतारा भाग नहीं गया 0, फिर आया 5 और फिर 8। फिर से 2 का भाग दिया तो 1 0 और 2 और 9 ये चला गया। अब देखो 2 का नहीं जा रहा अब, क्योंकि लास्ट में देखो 0 2 4 से 8 नहीं है, तो अपन किसका देंगे अब, 2 बाद में अगली संख्या 3 पे। अब देखो कोई बच्चा यदि पहले ही ऊपर से किसी भी संख्या का भाग जा रहा है 5 7 11 तो पहले भी दे सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भाग केवल अभाज्य संख्याओं का ही देना, ये ध्यान रखना। और अभाज्य संख्या मैंने अभी ऊपर लिखा के आया हूँ आपको, वो सब क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। तो देखो आगे देखो अपन किसका भाग दें अब इसमें, 3 का। तो 3 का भाग अब देखो फिर से वही है, जहाँ भी भाग नहीं आता है साइड में ले और भाग दे लो। 3 का दिया कितनी बार जाएगा, 3 3 9, फिर 4 3 12 और 3 343। फिर अपन
अब 3 का नहीं जाएगा, देखो दिखने में लग रहा है लेकिन 4 3 7 और 3 10 ही हो रहे हैं। अंकों का योग में 3 का भाग जाए तभी जाता है। तो अपन किसका देंगे? 5 5 का लास्ट का 0 5 नहीं जाएगा तो 7 का देना पड़ेगा। जिनको नहीं आ रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, और आ रहा है तो आप कर लिया होगा आपने। तो 7 का 49 बार, फिर 7 का दिया तो कितनी बार? 7, फिर 7 का दिया 1। तो जो आपका अभाज्य गुणनखंड था वो क्या हो गया बताओ? अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 हो गया। यानी इनको गाथों के रूप में लिखना है। ये गुणा करोगे तो 82 32 ही आएगा। गाथों के रूप में लिखोगे तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 और गुणा 7 की घात 3 हो जाएगा। अब देखो आपको प्रश्न ये भी पूछ ले कि इसकी घातों का योग करो, तो आप योग कर लो। 3 + 1 + 3 तो ये हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा। ये ध्यान रखना है इस बात का। तो ये ऐसा एक प्रश्न था जिसमें आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। प्रश्न अपने 3 है, एक अभाज्य गुणनखंड का है। और अब देखो इस अभाज्य गुणनखंड वाला प्रश्न है, एक मैसे का था और एक अपरिमेय का। अब जो अभाज्य गुणनखंड वाला प्रश्न है ना आपके, उसमें देखो करना क्या है, मैं उनमें इनको घातों के रूप में लिखना है। तो मैं कुछ प्रश्न दिए मैंने आपको, इन प्रश्नों को आप करने की कोशिश करें, इनके टुकड़े करें बस, और घातों के रूप में लिखने की कोशिश आप करें। ये अच्छे प्रश्न है सभी, एग्जाम में आने लायक है। तो आप उम्मीद है ये सीख लिया होगा। आपको करना क्या है, केवल 2 3 5 7 11 13 17 इनका भाग देना है। इनमें भी देखो नियम होता है, यदि 7 तक का भाग नहीं जा रहा है इसका मतलब वो संख्या देखो 7 का वर्ग 49 और 11 का वर्ग 121। तो यदि मान लो 11 तक भाग नहीं जा रहा है किसी संख्या में और वो 121 तक से छोटी है, इसका मतलब वो अभाज्य संख्या है। वर्ग को चेक करो, और वर्ग तक यदि किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है और इन सभी का, इसका मतलब वो संख्या अभाज्य है। वैसे भी आप देख सकते हैं। तो ये संख्या आप कर लेना, ये वाली संख्या आप 17 71 53 वाले, ये 32 60, ये सब संख्या आप करना, इसकी प्रैक्टिस करना। ये आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके 1 नंबर पक्का हो जाएगा, 1 अंक आपके पक्का हो जाएगा। तो ध्यान रखें ये। मैं अगले कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ। अब देखो अगले कॉन्सेप्ट को समझने से पहले अपने को अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए, तो वो आपको आ ही रहे हैं। अब 2 चीज़ें मैं और बता रहा हूँ, फिर इनको वापस समझाऊंगा मैं। देखो एस शेप में क्या करेंगे अपन, प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा ना, अभाज्य गुणनखंड होगा, उसकी सबसे छोटी घातें लेते हैं। और एलसीएम में अपन क्या करते हैं, संख्याओं से संबंध प्रत्येक, देखो उभयनिष्ठ नहीं है, संख्याओं से संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेते हैं। देखो कैसे, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे मेरे को 6 और 20 है, इनके लेस से और मैं से दोनों सीखना है। जब भी आप एचसीएफ करो तो अलग अलग करो। 3 का भाग 3 1 और 20, 2 का भाग 10, फिर 2 का भाग 5, फिर 5 का भाग 1। बात देखना कॉन्सेप्ट समझने के लिए लिया है। तो आप 6 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 3, और 20 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 5। तो यदि इसको और भी लिखना चाहिए तो 2 की घात 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। अब बात देखना, बात क्या थी हमारी, बात ये थी, पर्सन ये बोल रहा था कि एस शेप जब ले तो आप अब प्रत्येक उभयनिष्ठ लेना है, पहले दोनों में मिलने वाला चाहिए। यहाँ दोनों में मिल रहा है क्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेनी है। उभयनिष्ठ में सबसे छोटी घातों का गुणनफल लेना है। देखो उभयनिष्ठ है दोनों में, कि बड़ी का गुणनखंड देखे तो 2 वाला ये भी आ सकता है, लेकिन अपन ये लेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपना इसका एस शेप है ना, वो क्या आ जाएगा, हमारा जो एस शेप था ना वो क्या आ जाएगा, एस शेप आ जाएगा अपने 2 आ जाएगा। जब बात करें एलसीएम की तो आप करेंगे प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में, उभयनिष्ठ से मतलब नहीं, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड है ना आपका, उसकी क्या करनी है आपको। देखो जैसे प्रत्येक, ये यहाँ 2 की घात 2 है और यहाँ 2 की 1 घात है, तो सबसे बड़ी घात लेंगे। इसका मतलब आप कौन सी घात लेंगे बताओ, जब एलसीएम करोगे तो 2 की घात 2 लोगे, सबसे बड़ी घात। फिर अब देखो 3 की घात ऊपर है नीचे नहीं है, तो बड़ी कौन सी भी 3 ही होगी, और 5 में 5 होगी, तो एलसीएम आपका ये होगा। फिर भी यदि आप एलसीएम निकालना चाहो, एक दूसरा तरीका भी होता है, दोनों संख्याओं को साथ ले, 6 और 20 को, 6 और 20 को साथ ले और इसमें भाग देना शुरू कर दो। तो 3 बार इसमें 10 बार, फिर 2 का दिया, 3 में नहीं जा रहा, 5, फिर 3 का, और फिर 5 का। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन सब का मल्टीपल करोगे तो भी आंसर यही आएगा। कितना हो गया, 20 20 दिया 60 एलसीएम हो जाएगा।
तो आपको समझ में आया होगा एल शेप और एस शेप क्या होते हैं। अब देखो इससे संबंधित जो क्वेश्चन अपने आएगा वो क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि किस टाइप से रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप से होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके आएगा। जो एक अंक का होगा इसमें 306 और 657 का एस शेप ज्ञात कीजिए, ऐसे एक प्रश्न दे रखा है अपने को। आपको करना क्या है, एस शेप ही आ रहा है वैसे तो, एलसीएम परीक्षा ने नहीं बोला है, लेकिन आप दोनों चीज़ें सीख लेना। देखो एस शेप के लिए आप क्या करोगे, मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि आप एलसीएम भी सीख लेना। एस शेप के लिए क्या क्या करोगे, संख्याओं को ले और अभाज्य गुणनखंड करो। 2 का भाग दिया, ये चला गया, फिर आपके देखो 2 का नहीं जा रहा तो आप देखो 3 का, ये 3 का दे दिया, 3 बाद में देखो फिर से 3 का जा रहा है तो फिर से 3 का दे दिया, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। ऐसे देखो 657 है, उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किसका भाग जा रहा है, अब देखो 2 का तो नहीं जा रहा, 7 से 13 18 3 का जा रहा है, तो 2 बार दिया, फिर 3 एकम 3 है ना, 3 एकम 2 का दिया, फिर 3 एकम 3 और फिर 2 19, तो इसका चला गया, फिर से 9 और 1 10 और 2 12, 3 का जा रहा है, 7 और 3 बार। अब देखो 73 आप ऊपर पढ़ के आएंगे, 73 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 73 में 73 का ही जाएगा। किसी को नहीं पता है तो वो कैसे चेक करते हैं कि 2 3 5 7 11, यदि 2 3 5 7 तक देखो 7 का वर्ग 49 और 11 का 121, तो 11 से छोटी है, तो इन छोटी वाली संख्याओं का यदि भाग जा रहा है तब तो ये अभाज्य, और नहीं जा रहा है तो अभाज्य संख्या है। ऐसे चेक करते हैं अपन। अगली बात सुनना, अब क्या करते हैं ऐसे में इनको आप टुकड़ों के रूप में लिखो, तो आपने लिखे 306 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, 657 को आपने लिखा 3 गुणा 3 गुणा 73। अब देखना यहाँ से आपका एस शेप क्या होगा, कॉमन चीज़ें, तो देखो 3 3 कॉमन है और 3 3 कॉमन है, तो आपका एस शेप क्या हो गया, एस शेप बराबर आ गया 3, इनको गुणनफल में लेते हैं गाथों को गुणनफल के रूप में, 3 गुणा 3 कितना आ गया, 9 आ गया। एलसीएम में क्या करते हैं आप, जो ये कॉमन है ये तो आएगी और साथ में 2 17 और 73 ये और लिख देते है ना, इतनी सी बात थी। यानी सबसे बड़ी घात लेते हैं, तो 3 की तो सबसे बड़ी घात क्या है, 3 की स्क्वायर, 2 की 2 और 17 और 73 खुद की घात ही है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिए करने के लिए, तो इनको आप आराम से करने की कोशिश करें। अभी देखो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं आपको अभी नहीं करा रहा, आप खुद करेंगे। एस शेप निकालना है, 135 और 225 का एस शेप निकालना है, 510 और 92 का एस शेप और एलसीएम दोनों ऑप्शन में है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप रोक के आराम से देखो। इसमें ये ऑप्शन का पर्सन आएगा इसलिए मैंने ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको, है ना, इसके अंदर ये ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ एस शेप और एलसीएम क्रमशः है। यहाँ देखो 3 संख्याओं का जब आपको एस शेप निकालना हो, 3 संख्याओं में एस शेप में क्या करेंगे, 3 संख्याओं में कॉमन देख लेंगे, 3 संख्याओं की कॉमन घात यानी उभयनिष्ठ, और एलसीएम वही सेम तरीके हैं, लेकिन अब तीनों में देखना है आपको, 2 में नहीं देखना है, किस में देखना है, 3 में, तो ये भी आप करें। उसके बाद में देखना आगे, फिर से आपको एस शेप यदि अलग तरीके से लिखा हो इसका मतलब यही है कि एस शेप ये होता है, और एक ये भी। अब देखो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन अपने और भी बनता है एक कॉन्सेप्ट, कि 2 संख्याओं का गुणनफल है ना वो किसके बराबर होता है, एस शेप गुणा एलसीएम होता है, एस शेप गुणा एलसीएम होता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल यदि आपको एस शेप दिया हुआ हो और एलसीएम, तो देखो 2 संख्याएं पता है और एस शेप भी दिया हुआ हो, मान लो मैं एक आइडिया से लिखा है 9, यहाँ उत्तर तो यहीं से आना है इनमें से, तो यदि एस शेप 9 दिया हुआ होता मान लो, तो आप क्या करते, 3 चीज़ें आपको मिलती, एल शेप सीधा निकाल लेते, दोनों संख्याओं का गुणा और उसमें एस शेप का भाग दे देते, किसका भाग दे देते, एस शेप का, है ना। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें थोड़ा। अभी इन क्वेश्चनों को तो उम्मीद है कि आप कर लोगे सभी को। अब अपने एक नए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो एक अपने 2 अंक का क्वेश्चन आएगा। जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि रूट 6 एक अपरिमेय संख्या है, और ये संख्या मैंने लिख रखी है कि आपको ये संख्याएं भी पूछ सकता है अगला, तो इनमें कुछ नहीं है, आप केवल क्या करेंगे, पर्सन को ये 2 तरीके से आ सकता है, एक तो देखो ये वाला, और दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यदि ये आ जाए कि 2 अंक में कि दर्शाए कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो 2 टाइप हो गए, तो इनको 2 ही तरीके हैं करने के। कैसे 2 तरीके हैं सुनना, जब पूरी संख्या अंडरूट में हो, जब पूरी संख्या आपकी अंडरूट में हो तब एक तरीका होता है करने का, और यदि पूरी संख्या अंडरूट में नहीं हो, देखो पूरी संख्या अंडरूट में है, बाहर कुछ नहीं है अंडरूट से,
तो एक तरीका है अपने ये करने का, और यदि पूरी संख्या अंडर रूट में नहीं है तो एक दूसरा तरीका भी करने का होता है। तो देखो कैसे करते हैं। पहले जो पर्सन दिया हुआ है उसमें अपन ये देखेंगे कि हमें पूछ क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 6 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इस अपरिमेय में से ए हटा देंगे और पहली लाइन यही हो जाएगी कि माना, उल्टा मान रहे अपन ने मान लिया कि माना अंडर रूट 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी के। हमने मान लिया कि अंडर रूट 6 क्या है, परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या को मैंने अभी बोला पूर्णांक बट्टा पूर्णांक यानी पी बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं आप। कोई ए बट्टा बी के रूप में लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली लाइन क्या होगी कि अंडर रूट 6 क्या होगी, पी बट्टा क्यू होगी, जहाँ पी और क्यू क्या है, सहभाज्य संख्याएं। कौन सी है, सहभाज्य संख्याएं हैं तथा पूर्णांक है। पूर्णांक व सहभाज्य दोनों है, ये दोनों ये सेम ही लाइन सब में लिख सकते हो आप दोनों टाइप में, इतनी लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, यदि मैंने बट्टे में मान लो 1 ले लिया इसके, तो इनका वज्र गुणा कर सकते हैं, इसका इससे और इसका इससे। तो यदि वज्र गुणा आप करोगे तो आप एक चीज़ नोट करना, देखो अंडर रूट 6 इससे गुणा होगा और पी 1 से होगा। तो क्या आया अगला स्टेप, पी बराबर रूट 6 क्यों आ गया क्या। अब देखो अब क्या करना है आपको, अब वर्ग करने पर अब क्या कर देते हैं अपन, वर्ग कर देते हैं। तो अपन ने लिखा वर्ग करने पर, जब आप वर्ग करोगे तो पी का वर्ग तो क्या हो जाएगा, पी गुणा पी यानी पी स्क्वेयर, क्यों का क्या हुआ, क्यों स्क्वेयर। और इस अंडरूट से दो संख्या अंडरूट में आपस में गुणा होगी तो अंडरूट हट जाएगा, तो 6 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, 6 क्यों स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पर ने एक अंकगणित की आधारभूत परिमेय पढ़ रखी है। अब आप लोगों को याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, परिमेय आप देखो कि पी स्क्वेयर बटा 6 करेंगे तो क्यों स्क्वेयर आएगा, 6 का इधर भाग लग रहा है पी स्क्वेयर में। तो यहाँ देखो 6 पी स्क्वेयर को विभाजित करिए, तो एक लाइन यहीं से लिखनी है आपको कि 6 किसको विभाजित कर रही है, पी स्क्वेयर को विभाजित कर रही है। 6 किसको विभाजित करी, अंकगणित की आधारभूत परिमेय के अनुसार होता है कि 6 पी स्क्वेयर को विभाजित करती है। अब बताओ 6 पी स्क्वेयर को विभाजित करती है तो पी स्क्वेयर तो पी गुणा पी है, यानी संख्या सेम ही तो इसके अंदर। इसका मतलब 6 किसको विभाजित करेगी, पी को भी विभाजित करेगी। 6 किसको विभाजित करेगी, पी को भी विभाजित करेगी। अब देखो 6 पी को विभाजित करेगी तो इसका मतलब पी में 6 तो है क्या, पी में 6 तो है, इसका मतलब अपन देख रहे हैं कि पी में 6 तो है। तो मैं यहाँ से दोबारा यहाँ इस कॉन्सेप्ट को देखो, नए थोड़ा कलर से लिखता हूँ मैं, बात समझना। पी को 6 विभाजित कर रहा है, इसका मतलब एक बात आपकी समझ में आ ही गई होगी कि पी में क्या है, पी में 6 तो है। इसका मतलब पी का जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें 6 तो पहले से मौजूद है। इनके अलावा क्या है, तो के अलावा हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि आगे वाले सब आर हैं। आर एक चर राशि मान ली जहाँ आर क्या है, पूर्णांक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी के। जैसे देखो आपको मैं बोल दूं कि जैसे कोई संख्या है 12, उसका एक अभाज्य गुणनखंड 2, आपको पता है कि आगे वाले कौन से हैं, तो वैसे तो आप जानते हो 12 के तो कि 3 और 4, 4 3 और 2 हो जाएंगे। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो अब यदि ये नहीं पता हो तो इसको आप आर मान सकते हैं। तो आपने बोल दिया 2r, आर की जगह क्या आ जाएगा, 2 गुणा 3 आ जाएगा। अब क्या करना है, इतना करने के बाद में आप इसका फिर से वर्ग करो। ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, साथ साथ कैसे स्टेप बढ़ रहे हैं अपन। पहले अपन ने परिमेय माना, परिमेय को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, फिर वज्र गुणा करा, वर्ग कर दिया। फिर अपन ने देखा कि 6 तो इधर आके पी में भाग दे रहा था, तो अपन ने लिख दिया 6 पी स्क्वायर को विभाजित करा तो 6 पी को भी विभाजित करेगा। इसके बाद में देखो वर्ग जब आप करोगे तो पी का वर्ग तो पी स्क्वायर, 6 का कितना हो जाएगा 36, आर का आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ जो समीकरण 1 थी ना आपकी ये वाले, इससे मान रख दो। देखो पी स्क्वायर का मान क्या है, 6 क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का मान आप रख दो 6 क्यू स्क्वायर रख दो। जैसे आप 6 क्यू स्क्वायर रखोगे, पी स्क्वायर की जगह लिख दिया 6 क्यू स्क्वायर बराबर 36 आर स्क्वायर। देखो ये चीज़ नोट करना, दोनों साइडों से कुछ कट रहा है, 6 का 36 है 6 बार, तो आपने अगला स्टेप आ गया क्यू स्क्वायर बराबर 6 आर स्क्वायर। अब देखो ये वाला 6 ना जो देख रहे हो आप, ये वाला 6 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा क्या इधर आके, तो इस स्टेप को मैं आप ऐसे लिख सकता हूँ क्या
कि क्यू स्क्वायर बटा 6 बराबर आर स्क्वायर। तो देखो लाइनें क्या हुई, अब की बार जो 6 है ना वो क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। 6 किसको विभाजित करता है? क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। 6 किसको विभाजित करता है? क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 6 किसको विभाजित करेगा? क्यू को भी 6 विभाजित करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। अब बात समझना कि यदि किसी चीज़ में क्यू स्क्वायर को करा तो क्यू को क्यों करता है, दोनों सेम है। अब देखो 6 क्यू को विभाजित करता है, इसका मतलब क्यू में 6 तो है क्या? क्यू में 6 है। अब देखो क्यू में भी 6 है, क्योंकि अभाज्य गुणन लिखो तो क्यू बराबर 6 आर तो एस लिख लो अब यहाँ। इसका मतलब क्यू में भी 6 है। बात समझना, क्यू में भी क्या है? 6। और जो आपका पी था उसमें भी 6। लेकिन आपने देखो ऊपर क्या मान के आए थे, आपने बोला था पी और क्यू क्या है? सहभाज्य, यानी इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें सहभाज्य का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। एचसीएफ कितना था इसका? 1 था। तो जो आपने ऊपर मान के आए वो बात गलत कर दी फिर आपने। भाई ये √2 √6 क्या है? परिमेय नहीं है। तो यहाँ से लाइनें शुरू होगी। देखो कैसे लिखते हैं, दोबारा सुनना लाइनें। आप ऊपर मान के आए थे कि पी और क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ क्या हुआ? पी और क्यू में 6 कॉमन हो गया, तो आपने लिख दिया अतः पी व क्यू में 6 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 6 कॉमन है ना दोनों में, तो 6 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड नहीं बोला, 6 गुणनखंड ही बोला। गुणनखंड सब संख्याएं होती है। पी व क्यू में 6 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन हमने बोला था, हम क्या मान के आए थे? हमने बोला था कि पी और क्यू क्या है? सहभाज्य। कुछ भी लिख सकते हो आप लाइन, आपको जैसे दिमाग लगता है। सहभाज्य संख्याएं हैं। पी और क्यू क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। अतः हमारी कल्पना क्या है? जो हमने ऊपर कल्पना करी वो क्या थी? तो हमारी कल्पना का विरोधाभास है। विरोधाभास है। और √6 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कि हमने जो चीज़ मानी है ना वो गलत होगी हमारी। इस बात को समझना। ये लाइनें आप कैसे भी लिखो, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। भाई पी और क्यू में 6 क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः पी और क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है, और अपन ऊपर सहभाज्य मान के आए। अतः √6 क्या है? अपरिमेय संख्या। 2-3 लाइनें लिख देना कैसे भी। अब देखो यदि आपको ये नहीं पूछे, अब देखो कोई कहेगा सर और वाले पर्सन, तो और पर्सनों में जोड़ नहीं आएगा। अब आपको कैसे नहीं आएगा देखना, मैं थोड़ा एक अलग कलर से आपको बताता हूँ पूरे कॉन्सेप्ट। जैसे आपको ये बोले इन पर्सनों के अंदर कि आपको कुछ भी पूछे, अब कैसे, जैसे आपको पूछ ले कि √2 है परिमेय संख्या है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ √2 ले, फिर यहाँ √2 आ जाएगा, फिर √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 पी स्क्वायर को विभाजित, फिर 2, फिर 2 का वर्ग कितना होगा? 6R। यहाँ तक तो 2 आएगा यहाँ, फिर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कुछ नहीं होना। फिर इधर 2 आएगा, इधर 4 आएगा, तो 2 से 4 कट गया तो 2 विभाजित करेगा इधर, फिर नीचे 2। ऐसे ये संख्याएं बदलनी है बस। 3 लोगे तो यहाँ सब जगह 3 आ जाएगा, 3 का वर्ग 9 आ जाएगा, है ना। और यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड में 2 फिर 3, 5 आएगा तो 5, 7 आएगा तो 7। सेम तरीका होगा। तो आप एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लें, इससे आपके 2 अंक पक्के हो जाएंगे। 1% इसको करें पहले, यदि आपको नहीं आ रहा कुछ भी। और स्टेप पकड़ें। स्टेप देखो कहाँ से पकड़ोगे आप, फिर से देखना स्टेप कहाँ से पकड़ोगे। तो मैं एक बार थोड़ा देखो इसको सही कर देता हूँ। स्टेप देखना अपन कहाँ से पकड़ेंगे। स्टेप में अपन प्रत्येक स्टेप को पकड़ना है। देखो कैसे, देखना यहाँ से। जैसे पहले आपको बोला गया था कि √ पी और क्यू क्या है? अपरिमेय संख्या। पहला स्टेप, अपरिमेय संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। फिर p बटा क्यू में वज्र गुणा कर लिया, फिर वर्ग कर दिया, यहाँ से वर्ग करते हैं। फिर ये यहाँ 6 या वाला ये बट्टे में आ गया, तो 6 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 6 किसको भी करेगा? पी को भी करेगा। ये करने के बाद में 6 में पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब पी में 6 तो है, पी में 6 तो है। और क्या है? तो और आर मान लिया अपन ने। फिर वर्ग कर दिया, वर्ग करने के बाद में ये पी स्क्वायर का मान रख दिया, ऊपर से मान रखा, तो ये आपस में कट गए। तो फिर कटने के बाद में आपने देखा इसमें तो फिर से 6 आया, 6 तो इधर ये इधर 6 आया, तो अब की बार ये क्यू स्क्वायर की तरफ आएगा, तो क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। इसका मतलब पी और क्यू में 6 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। जबकि आप ऊपर बोल के आए थे कि पी और क्यू में तो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो आपने जो चीज़ मानी वो उसका विरोधाभास हो गया।
इसका मतलब √6 क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब ऐसा ही एक दूसरा प्रश्न है, वैसे मॉडल पेपर में ये दे नहीं रखा। इनके सब प्रश्नों को करने के थोड़े थोड़े तरीके चेंज होते हैं, संख्याओं को इधर उधर पक्षांतरण के नियम बदलते हैं, और ये भी सरल है, तो इसको भी देखो अपन देख लेते हैं थोड़ा। परीक्षा में वो आने की ज़्यादा संभावना है। पहली लाइन तो सेम रहेगी कि माना 5 माइनस √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। फिर से बोल रहा हूँ, परिमेय संख्या है तो पूर्णांक बटा पूर्णांक यानी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने इसको 5 माइनस √3 को लिख दिया p बटा q, जहाँ p और q पूर्णांक बता दो। देखो आपको पता है कि 5 माइनस √3 अपरिमेय होता है, यदि किसी को पता हो, क्योंकि अपरिमेय की जोड़ बाकी परिमेय, अपरिमेय की जोड़ बाकी अपरिमेय ही होती है। लेकिन आपने p बटा q लिखा, इसका मतलब इसको आपने क्या बता दिया, परिमेय। देख लो, पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है, परिमेय। अगला स्टेप देखना। अब देखो इन प्रश्नों में आप क्या करते हो, ये जितने भी प्रश्न है इनमें आपको √3 का पहले से पता है, यहाँ √2 का पता है, यहाँ √5 का पता है, √7, √2, इन सब का पहले ही बता आपको कि ये सब संख्याएं क्या है, अपरिमेय है। लेकिन आपको ये कह रहा है प्रश्न, अब देखो ये पूछा क्यों है फिर, इसने ये पूछा है कि यदि आप √3 यदि किसी संख्या में से घटाओगे तो वो भी अपरिमेय आएगा क्या, 3 का √2 से गुणा करोगे वो भी अपरिमेय आएगा क्या, तीन किसी संख्या को √5 को 2 से गुणा करके यदि उसमें 3 जोड़ते हो, 2 से गुणा करके 3 जोड़ते हो तो वो भी अपरिमेय आएगा। ये चीज़ पूछ रहा है कि किसी √5 को यदि 7 से गुणा करते हो तो भी अपरिमेय होगा क्या, यदि √2 में यदि आप 6 जोड़ते हो तो वो भी अपरिमेय होगा कि, ये चीज़ें आपको पूछ रहा है। तो इसमें p पहले परिमेय मान लिया, फिर जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है। अब आपको कि ये पता है कि √2 तो क्या है, अपरिमेय। तो इस √2 को बाहर निकालो। आप कैसे निकालोगे, तो देखो √2 का आप इधर ले लो और p बटा q को इधर ले लो, तो ये आया 5 माइनस p बटा q बराबर √3 आ गया। √3 उधर गया प्लस का, p बटा q आ गया इधर तो माइनस का। अब यदि इसको आप हल भी कर सकते हो और यहाँ भी छोड़ सकते हो, यदि एलसीएम लेना आ रहा है तो एलसीएम लेके आप हल भी कर सकते हो और यहाँ भी छोड़ सकते हो। हल करोगे तो देखो 5q माइनस p बटा q बराबर √3। अब देखो यहाँ से एक बात समझना, 5 भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है और p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट क्या आया, पूर्णांक बटे पूर्णांक आ गया। अब देखो पूर्णांक बटे पूर्णांक जब आता है तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, वो चीज़ें पूर्णांक बटा पूर्णांक हुआ तो √3 क्या हो गया, परिमेय संख्या होगी इस हिसाब से। तो भाई पूर्णांक बटा पूर्णांक तो क्या होता है, परिमेय संख्या। जबकि आप जानते हो कि √3 क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो वही लाइनें आ जाएगी। तो अपन ने लिख दिया यहाँ से लाइन, लाइन चुनना। देखो 5p क्यों क्या है बताओ, 5p और क्यों क्या है, 5p व क्यों क्या है, पूर्णांक है। 5p व क्यों क्या है, पूर्णांक है। अतः √3 क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन देखो आप ये तो जानते हैं ना कि √ वाली संख्या तो सब आप जानते हैं, परिमेय संख्या है तो आपने बोल, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो आपका विरोधाभास हो गया कथन का। तो अपन लिख जाता है ये हमारी कल्पना का क्या हो गया, जो आपने मानना थी, कल्पना का विरोधाभास है। और विरोधाभास हुआ है, इसका मतलब जो आपने संख्या मानी थी ना ऊपर 5 माइनस √3, वो क्या है, 5 माइनस √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, ये तो सरल है। अब इनमें क्या होता है कि कुछ बच्चों के बेसिक कमज़ोर रहते हैं तो उनको थोड़ी सी इन चीज़ों को हल करने में दिक्कत आती है। तो देखो मैं बताता हूँ, यदि आप इसको p बटा q के रूप में मानोगे तो ये 3√2 बराबर p बटा q होगा। p q पूर्णांक है, आपको √2 का पता है कि ये अपरिमेय, तो √2 को बचाना आपको। 3 उधर गुणा में जाएगा, गुणा वाला उधर भाग में चला जाएगा, बस यहाँ से लाइनें शुरू हो जाएगी। क्या, p q और 3 क्या है, पूर्णांक है, इसलिए √2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि √2 आप जानते हो क्या होती है, अपरिमेय, इसलिए विरोधाभास। और ये लाइन है, यहाँ से जब लाइन बनाओ तो √5 बाहर निकालो। √5 बाहर निकालने के लिए आपको पता है कि पहले इस 3 को उधर भेजेंगे तो -3 और फिर इस 2 का भाग देंगे तो ये √5 यहाँ से आ जाएगा। ऐसे देखो 7 √5 है, इसको p बटा q के रूप में, अब 7 बाहर निकालना है
तो √5 तो P बटा Q और नीचे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 6 + 2 रूट वाले में 6 + √2 बराबर P बटा Q मानोगे पहले, फिर √2 बाहर निकालना तो 6। इसको करना पूरा है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, बस टाइम बचे थोड़ा आपका। तो ये अपना प्रश्नावली फेस्ट थी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगी। और देखो अच्छा समझ में आ रहा हो तो मैं अब देखो ये 30-35 मिनट का वीडियो बना दिया मैंने। तो ऐसे मैं वीडियो और लाता रहूँ तो आप अपने साथियों को भेजें, तभी मैं इतने वीडियो बना पाऊँगा आपके लिए। 14 चैप्टर को मैं बहुत अच्छे तरीके से करा दूँगा। और यदि आप यही कर लेते हैं, इन कॉन्सेप्टों को ही समझ लोगे, तो आपके 100 नंबर को से कोई नहीं रोक सकता आपको। अप टू 100 नंबर का मतलब ये है कि आप 90 से 100 के प्रति स्कोर के प्रति चले जाओगे। कुछ कॉन्सेप्ट भी अपन करेंगे जब कहाँ ज़रूरत होगी। अभी यहाँ देखो इस चैप्टर में ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी नहीं अपने, कि हमें ये पता होना चाहिए था कि एक अभाज्य संख्याएँ क्या होती है, सहभाज्य संख्याएँ क्या होती है, पूर्णांक बटा पूर्णांक परिमेय होता है, अभी काम आ रहा था उसमें। सहभाज्य संख्याएँ भी वहाँ काम आ रही थी। तो मैं उतनी ही बात कर रहा हूँ। वैसे आप देखें तो वास्तविक संख्याओं को 3 तरीके से डिवाइड करते हैं अपन। प्राकृत संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक। ये तो होती है परिमेय में, 2 तरीके से डिवाइड कर दो, और एक अपरिमेय में। तो अब परिमेय संख्याओं में प्राकृत संख्याओं को सम, विषम। सम संख्याएं कौन सी, जिसमें 2 का भाग जाए। विषम संख्याएं, देखो एक चीज़ यहाँ से ये भी पकड़ना, आप प्रायिकता में काम आएगी। 2 क्या है, एकमात्र सम संख्या होकर भी अभाज्य है। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद है आप वीडियो को दूसरे बच्चों के पास भी भेजेंगे। अब फिर अपन अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। और ऐसी सीरीज देखो, आपका कोई 12th का बच्चा हो तो 12th का वीडियो भी आएगा, तो उसको भी आप ये चैनल शेयर करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।